हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईबी के पेपर 3 एएफएम में मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर 9 बी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट बैंक्स एंड इलस्ट्रेशन। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बैंक के अंदर जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और हर डिफरेंट डिफरेंट बैंक के क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्क लेने की क्षमता है, रिस्क एपेटाइट है, उसके आधार पर वो किस प्रकार से अकाउंटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। देन इलिस्ट्रेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि जब बैंक ट्रांजेक्शन करता है तो वो अपनी बुक्स में किस प्रकार से एंट्रीज करता है और कस्टमर के अकाउंट को कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, बैंक अपने सिस्टम कैसे एंट्री करता है। अब टॉपिक नंबर 1 है पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स। तो बैंकों का अकाउंटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब अकाउंटिंग करनी होती है हमको बिजनेस के अंदर, तो हम पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, पहला स्टेप हमको करनी होती है जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं लेजर में पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। देन हम करते हैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, इतना हम सब जानते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं उस एंट्री की, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ये सब होने के बाद हम बनाते हैं हमारी फाइनल अकाउंट, जिसको या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो हम समझ चुके हैं पहले चैप्टर में, ये हम आगे करेंगे, लेकिन सीक्वेंस जो है वो यही रहता है हर बार। अब सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करते हैं, देन लेजर अकाउंट, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये होता है नॉर्मल बिजनेस के अंदर। अब बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक अलग बिजनेस है, मतलब कि बैंकों को ना, बैंकों के ऊपर रेपुटेशन रिस्क की बात आती है। अब अगर बैंक आपकी ट्रांजेक्शन, कस्टमर की ट्रांजेक्शन करने में डिले करेंगे या उसको इमीडिएटली पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, देखो। अब अगर कोई बिजनेसमैन है, पहले बिजनेस की परस्पेक्टिव देखिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, तो ए कोई बिजनेसमैन है और वो बी को सामान बेचता है। ठीक है, अब बी को सामान बेच रहा है, अब ए अपनी बुक्स के अंदर मानो 1 तारीख को बी को सामान बेच रहा है, लेकिन बुक्स के अंदर एंट्री 4 तारीख को करता है। ठीक है, तो भी चलेगा, उसको एक हद तक मान सकते हैं कि चलो 4 को भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तो भी वो चलेगा। लेकिन अगर बैंक किसी जगह, बैंक की बात करें, तो ए बैंक, एक बैंक कोई मतलब एक्स वाई जेड बैंक है, अब वो बैंक किसी कस्टमर को, मानो एक्स कोई कस्टमर है, उसको उसके अकाउंट, उसको लोन दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये बैंक बैंक एक्स का अकाउंट को इमीडिएटली डेबिट नहीं करेगा, तब क्या होगा, तब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि हम हमारा बैंक का रिकॉर्ड जो है बैंक मेंटेन नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसको तो एक ही तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर बैंक गलती करता है ट्रांजेक्शन करने में, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फाइड होएगा, और उसके बाद कस्टमर, क्योंकि बैंक की पब्लिसिटी भी वर्ड टू माउथ होती है, तो कस्टमर फिर उसकी पब्लिसिटी, रॉन्ग पब्लिसिटी करेगा, खराब पब्लिसिटी करेगा, जिससे कस्टमर, बैंक का बिजनेस ही लॉस में जाएगा। ठीक है, इसके लिए मतलब ये बहुत जरूरी है कि बैंक अपना सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग एंट्री जो है वो एकदम एक्यूरेट करे, अपने लेजर को अप टू डेट रखे, और इमीडिएटली कस्टमर के ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में करे। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर बैंक्स मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट लेजर अकाउंट्स, स्पेशली फॉर कस्टमर, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टमर के जो ट्रांजेक्शन है उसको एक्यूरेटली अप टू डेट मेंटेन करे, जिससे कि उसका बिजनेस भी हैम्पर ना हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक के लिए है। अनलाइक मैनी अदर बिजनेसेस दैट may ledger periodically update ledger periodically from books of the prime entries, banks must record transactions in customer ledgers almost immediately। अब क्योंकि दूसरे बिजनेसेस हैं वो अपनी लेजर्स पीरियोडिकली अपडेट करते हैं, मतलब कुछ समय समय में करते रहते हैं, लेकिन बैंक को जरूरी है कि बैंक इमीडिएटली उसको अपडेट करे। दिस हैड लेड टू ए सिस्टम नोन एज वाउचर पोस्टिंग। और बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं, रन करी जाती हैं, वो करी जाती है वाउचर पे, और इसको जब डायरेक्टली ही लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है वाउचर पोस्टिंग। ठीक है,
Under this system, transactions are posted directly from voucher to the individual accounts in the subsidiary ledgers. Example, saving bank ledger, current bank ledger. मतलब कि जब कस्टमर वाउचर लेकर आता है, चाहे वो सेविंग चाहे जमा का वाउचर है, चाहे विड्रॉ का वाउचर है, चाहे डिपॉजिट वाउचर है, चाहे विड्रॉ का वाउचर है, तो उसकी बेस पर जो बैंक का ऑफिसर है, बैंक का ऑफिसर सिस्टम में जो एंट्री करेगा, जो वाउचर को पोस्टिंग करेगा, तो वो सब्सिडरी बुक्स लाइक सेविंग बैंक उनका लेजर या करंट अकाउंट लेजर में डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे ऑल डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स फॉर स्पेसिफिक लेजर्स आर समराइज्ड एंड द टोटल्स आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट इन द लेजर। दिस प्रैक्टिस अलाउ बैंक टू प्रिपेयर ए जनरल लेजर बैलेंस शीट। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कस्टमर आया, ठीक है, अब वो क्रेडिट वाउचर ले गया या डेबिट वाउचर ले गया, मतलब पैसा जमा कराने आया या पैसा निकलवाने आया, ठीक है, तब बैंक के पास लाएगा, बैंक के किसी ऑफिसर को वो देगा, बैंक का ऑफिसर उसके अकाउंट में पोस्ट कर देगा। इससे होगा क्या कि बैंक को हर बार कस्टमर के लिए जर्नल एंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली ही उस वाउचर के ऊपर ही कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट कर देगा, जिसको बोला जाता है कि सब्सिडरी लेजर को हमने ट्रांजेक्शन कर दी। उसके बाद जब ये काम हो गया, तब डे एंड के समय, मतलब जब दिन खत्म होने वाला होता है, डे एंड के समय सिस्टम हमको समराइज फॉर्म में ऑल क्रेडिट और डेबिट का टोटल दे देगा, ऑल क्रेडिट और डेबिट का टोटल दे देगा कि इतने सब अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ, इतने सब अकाउंट में डेबिट हुआ। अब सपोज करो कि इसका टोटल 1 लाख आता है और डेबिट का टोटल 2 लाख आता है। तब मोटा मोटा हमने ये देखा कि हमारा जो बैंकिंग हमारी जो आज की ब्रांच है, वो 1 लाख रुपए से डेबिट हुई है, ठीक है, और उसकी पोस्टिंग हम हमारे कंट्रोल अकाउंट में कर देते हैं। जैसे कितने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डेबिट हुआ टोटल, और करंट अकाउंट में कितना टोटल क्रेडिट या डेबिट हुआ, उसका टोटल, ये होता है कंट्रोल अकाउंट। सेविंग में कितना पैसा पड़ा है और करंट में टोटल कितना पैसा पड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्टिव जितने भी बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हुआ तो उसको एंट्री हम कंट्रोल अकाउंट्स में कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, एक डेली ट्रायल बैलेंस हम मेंटेन करते रहेंगे। डेली ट्रायल बैलेंस जो है वो हम मेंटेन हो सकता है, ठीक है। और ये सब काम जो है ना, आज के टाइम में बैंकिंग इतनी अच्छी हो गई है कि ये सब काम अभी सिस्टम के द्वारा डिजिटली हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ही सिस्टम जो है वो इसको कर देता है, किसी व्यक्ति को मैनुअली जो है अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करनी होती, ठीक है। अब टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कि बैंक के अंदर ना किस किस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। बैंक ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। तो बैंक की ट्रांजेक्शन जो है दो मेन टाइप के अंदर आती हैं, एक होती है कैश ट्रांजेक्शन और एक होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कैश ट्रांजेक्शन क्या है, इन्वॉल्व द रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन फिजिकल कैश। अब कैश ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो फिजिकली मूव होती है, ओ सॉरी कैश जो है फिजिकली मूव होती है। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर जो ट्रांजेक्शन जो है वो मूव फिजिकली मूव नहीं होती, बस उसमें सिर्फ जो फंड्स हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव हो रहे हैं। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ फिजिकल कैश। दिस कैन बी बिटवीन टू कस्टमर अकाउंट्स और बिटवीन ए कस्टमर अकाउंट और वन ऑफ द बैंक इंटरनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कह रहा है कि या तो दो कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो या फिर बैंक के अकाउंट से कस्टमर अकाउंट में पैसा जा रहा है। जैसे जब बैंक लोन देता है कस्टमर को तो बैंक के अकाउंट से जाता है, और कस्टमर जब पे बैक करता है तो वापस कस्टमर के अकाउंट से बैंक के अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जो है बैंकिंग सिस्टम में दो तरीके के हैं, कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि इनके ही वाउचर बनते हैं, हम अभी तक सिर्फ वाउचर की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, हम वो ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे जिसमें मतलब कस्टमर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे करता है, लाइक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह, ये पासबुक इंक्वायरी, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं कि वाउचर जो बनते हैं बैंक में तो वो किन किन पर्पज से बनते हैं, कैश ट्रांजेक्शन के लिए और नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ फिजिकल कैश की मूवमेंट नहीं हो रही लेकिन ट्रांजेक्शन फिर भी रन हो रही है उसमें, ठीक है। अब वाउचर क्या होते हैं, ऑल ऑपरेशंस ऑन अकाउंट्स आर इनिशिएटेड थ्रू वाउचर्स। हमारे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो बनेगी वाउचर के ऊपर ही। ये वाउचर इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो वाउचर जो है वो बैंक के लिए एक प्राइमरी एविडेंस है कि ये ट्रांजेक्शन जो है हमने इस एविडेंस के ऊपर करी है, मतलब कस्टमर आकर जब हमको वाउचर देगा तभी हम ट्रांजेक्शन रन कर सकते हैं। अगर ऐसा बिना किसी वाउचर के कस्टमर हम किसी कस्टमर अकाउंट क्रेडिट या डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर जो है तीन तरीके के, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और कंपोजिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर होता है द एविडेंस ऑफ ए डेबिट ऑफ अकाउंट, तो मतलब हम किसी कस्टमर अकाउंट डेबिट कर सकते हैं अगर कोई कस्टमर आके हमको डेबिट वाउचर देता है। और इसी का विपरीत
एविडेंस ऑफ क्रेडिट ऑन अकाउंट पर। क्रेडिट वाउचर होता है कि हम किसी कस्टमर को अकाउंट को क्रेडिट करना है जब कस्टमर को क्रेडिट वाउचर हो जाए। कंपोजिट वाउचर क्या होता है? ए सिंगल वाउचर दैट कंटेन्स बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। दीज आर ऑफन यूज्ड टू इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट और करेक्टिंग ऑफ एरर। अब क्या होता है, बहुत बार कंपोजिट वाउचर का यूज किया जाता है। कंपोजिट वाउचर होता है कि जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज करनी है, या तो मल्टीपल एंट्रीज करनी है, ठीक है, या फिर हमको बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं क्रेडिट या डेबिट करने हैं। जैसे कोई हम फीस कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बैंक के बिहाफ पे फीस कलेक्शन हो रही है। अब फीस कलेक्शन के लिए, क्योंकि क्रेडिट तो होगा सिर्फ बैंक का फीस कलेक्शन अकाउंट, लेकिन डेबिट होंगे मल्टीपल कस्टमर अकाउंट। जब उस टाइम वाउचर का यूज जो करेंगे वो होगा कंपोजिट वाउचर। एग्जांपल ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? जैसे चेक इशूड बाय कस्टमर। अब इस कस्टमर तो चेक इशू करता है, क्योंकि कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना है, तो हम उसको डेबिट वाउचर बोलेंगे। और डेबिट वाउचर कौन से हैं? कस्टमर द्वारा चेक इशू किया जाता है, या कस्टमर आगे विड्रॉल फॉर्म भरता है सेविंग अकाउंट के लिए, या डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है कोई कस्टमर, ठीक है, तो भी हम उसका अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। और डेबिट वाउचर प्रिपेयर्ड बाय द ब्रांच फॉर चार्जेस लाइक इंटरेस्ट और लोन और सर्विस फीस। और डेबिट वाउचर जो है वो ब्रांच को ये पावर है कि ब्रांच मैनेजर कस्टमर अकाउंट डेबिट तब कर सकता है जब कस्टमर के अकाउंट से इंटरेस्ट डेबिट करना है या कुछ सर्विस फीस हमको लेनी है, तब भी ब्रांच मैनेजर डेबिट वाउचर लिख सकता है। सिर्फ एक यही चीज है जिसमें ब्रांच मैनेजर को पावर है कि वो डेबिट वाउचर लिख सकता है। देन टर्म्स डिपॉजिट रिसिप्ट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और क्लोजर। और जब कस्टमर आके, जब उसने टर्म डिपॉजिट ले रखा है लाइक एफडी और आरडी, तब वो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट भी एक तरह से डेबिट वाउचर का काम करेगी, जब वो बैंक से आके डिमांड, मतलब पैसा डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं बैंक के लिए डेबिट वाउचर, और ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार यही पूछ लेते हैं, चेक इशूड बाय कस्टमर, ये कौन सा वाउचर है, डेबिट है या क्रेडिट है? ये क्वेश्चन आया 1 नंबर का पहले, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वो डेबिट वाउचर है, ठीक है। और क्रेडिट वाउचर कौन कौन से होते हैं? पे इन स्लिप फॉर कैश और रिसिप्ट, चेक डिपॉजिट। अब कोई कस्टमर कैश लेके आया हमारे पास, या चेक डिपॉजिट कराया उसने, तो वो हमारे लिए क्रेडिट वाउचर है। एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। अब अगर कोई कस्टमर डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन लेके आता है, तो वो भी हमारे लिए क्रेडिट वाउचर है। और पे ऑर्डर, कोई उसको पे ऑर्डर के लिए, मतलब जो पैसा जमा करा रहा है हमको, या डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि पहले अकाउंट में पैसा जमा कराएगा, उसके बाद डीडी बनेगा, तो ये सब जो है हमारे लिए क्रेडिट वाउचर है। चालान्स फॉर डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंट में कोई चालान जमा कराना है, लाइक टैक्सेस पीपीएफ फंड्स के अंदर पैसा डालना है, तो वो बैंक के लिए क्रेडिट वाउचर है। क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच फॉर ट्रांजेक्शन लाइक क्रेडिटिंग इंटरेस्ट टू डिपॉजिट अकाउंट। और अगर ब्रांच के द्वारा कस्टमर के अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जमा कराया जाएगा, तो वो जो वाउचर बना जाएगा, तो उसी को भी क्रेडिट वाउचर कहते हैं। फॉर ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग a large number of similar accounts like crediting interest for all saving account holder, bank typically prepare a single consolidated voucher with detailed list of individuals account attached। मतलब ये वही है, कंसोलिडेटेड वाउचर की बात कर रहा है। तो ऐसा वाउचर जो कि मल्टीपल अकाउंट्स के साथ हमको ट्रांजेक्शन करनी है, लाइक इंटरेस्ट बहुत सारे अकाउंट्स में जमा करना है, या इंटरेस्ट बहुत सारे अकाउंट से लेना है, फीस बहुत सारे अकाउंट्स में जमा करनी है, या फीस बहुत सारे अकाउंट्स में, फीस तो चलो हमको कलेक्ट ही करनी होती है। तो इस प्रकार की जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी बहुत ज्यादा होती है, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स को क्रेडिट करना और डेबिट करना है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं कंसोलिडेटेड वाउचर का। और क्रेडिट और डेबिट वाउचर की देखो, वैसे तो आप सब बैंक में आपको पता ही होगा, लेकिन क्रेडिट वाउचर का ये मतलब है कि हमको पैसा अकाउंट में आ रहा है, हम बैंक के अकाउंट में, और डेबिट वाउचर का मतलब है कि पैसा बैंक से जा रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब इसमें हो सकता है कि मैंने जो ये नाम दिए हैं, ये चार चार पांच नाम दिए हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी क्रेडिट और डेबिट वाउचर हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्रेडिट वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर क्या है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या बात करी कि बैंकों को अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो एकदम अप टू डेट एक्यूरेट मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखती हैं, और बिजनेस के लिए वही जरूरी है। और बैंक जो है वो जनरल एंट्रीज को ना करते हुए वो वाउचर के बेस पे ही डायरेक्ट कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, और बैंकों को इमीडिएटली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है, ठीक है। देन ये जब बैंक के स्टाफ क्रेडिट और डेबिट करते हैं किसी कस्टमर अकाउंट को, तो वो किसके बेस पे करते हैं? वो करते हैं वाउचर के बेस पे। अब वाउचर होते हैं दो तरीके के, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। और दूसरी बात कि बैंकों के अंदर दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन।
कैश ट्रांजैक्शन वो जिसमें फिजिकल कैश की मूवमेंट होती है, और नॉन ट्रांजैक्शन जिसमें फिजिकल कैश की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट बैंक्स। अब कौन बैंकों के अंदर कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो देखो क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बैंक है, उनकी अलग अलग सेक्टर में उनकी ज्यादा रीच है। ठीक है, हर बैंक एक जगह काम नहीं कर रहा, पैसे उनकी हर हर बैंक की एक ऑपरेशनल लीड है कि वो कोई बैंक जो है वो ज्यादा एचआरआई कस्टमर को टारगेट करता है, कोई बैंक जो है वो रिटेल में बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो किसी का भी ना एक कोई स्पेसिफिक सिस्टम यूज करे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर बैंक अपने हिसाब से अपना सिस्टम यूज कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो सिंगल यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम अक्रॉस ऑल बैंक्स। Each bank's system is designed based on its specific operational needs, transactions volume, and information requirement. Major banks often use customized software, leading to variation in system architect, software capability और security levels. अब बैंक को अपने रिस्क के आधार पर कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है या उसकी उसकी ऑपरेशनल नीड्स क्या हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर वो हर कोई बैंक जो है एक अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को यूज करती है। जैसे बहुत सारे जैसे पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर, पीएसबी सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो वहाँ पे पिनेकल एक करके एक सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कि आपके बहुत सारे बैंक्स में वही हो, पिनेकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है। अब बहुत बैंक ये यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे एसबीआई के अंदर अपना उनका सिस्टम है। अब इस प्रकार से क्या हर बैंक का अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं और बैंकों के अंदर कौन सा सिस्टम बैंक्स यूज करते हैं, मतलब किसको बेस मानते हुए वो बैंकिंग सिस्टम को चूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल कि बैंक्स जब कस्टमर बैंक के पास आता है और बैंक के साथ कोई वेरियस कस्टमर आते हैं और उनको कैसे डील करते हैं, मतलब बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री करता है और कस्टमर के लिए क्या एंट्रीज होती है। ठीक है, एक कस्टमर मिस्टर ए हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट एट पीबी ब्रांच ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी बैंक के अंदर पीबी ब्रांच के अंदर कस्टमर ए का अकाउंट है। ऑन 28 फरवरी 2022 के अंदर ही कंडक्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो 28 फरवरी 2022 को उसने ये ट्रांजेक्शन करी। तो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट इज 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये उसका ओपनिंग बैलेंस था। फिर उसने 2,000 रुपये की कैश डिपॉजिट कराई। देन डिपॉजिट चेक को 5,000 इशूड बाय मिस्टर बी अनदर कस्टमर ऑफ द सेम ब्रांच। तो उसी बैंक का उसी ब्रांच का एक कस्टमर था मिस्टर बी, जिसने 5,000 रुपये का चेक दिया था ए को, और ए ने वो आकर बैंक में जमा कराया। देन ए चेक ऑफ 3,000 डिपॉजिट अर्लियर इज नाउ क्लियर एंड पेड इनवर्ड क्रेडिट। और 3,000 रुपये का चेक उसने पहले दे रखा था जमा करने के लिए और वो भी क्लियर हुआ। देन ए चेक ऑफ 4,000 इशूड बाय हिम टू मिस्टर सी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन क्लियरिंग आउटवर्ड क्लियरिंग। तो मतलब एक मिस्टर ए ने 4,000 रुपये का चेक मिस्टर सी को दे रखा था, जो कि उसी दिन उनके अकाउंट से डेबिट हुआ। देन परचेज ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 6,000 ऑन द आउट स्टेशन ब्रांच इशूड एट पार। और उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट खरीदा, एक डिमांड ड्राफ्ट खरीदा जो कि आउट स्टेशन ब्रांच में देना था, इशूड एट पार मतलब कि उसने कोई डिस्काउंट पे प्रीमियम पे नहीं खरीदा उसको, एक ऑन एट पार ही खरीदा मतलब उसको। ठीक है, तो अब व्हाट विल बी द डिफरेंट एंट्रीज इन द मिस्टर ए अकाउंट। अब बैंक क्या है, क्या किस प्रकार से मिस्टर ए का अकाउंट जो है मेंटेन करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, हम अब बैंक ए की बुक्स में क्या क्या एंट्री कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो आपने बैंक की पासबुक देखी होगी, बैंक की पासबुक देखी होगी, और बैंक अपने सिस्टम में भी इसी प्रकार से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो 28 फरवरी को ओपनिंग बैलेंस क्या था, 9,000 रुपया। ठीक है, 9,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट पड़ा था। अब उसने 2,000 रुपये कैश जमा कराए थे, तो बैलेंस हो गया 11,000। मिस्टर ए की बात हो रही है। उसके बाद जो उसको मिस्टर बी से 5,000 रुपये का चेक मिला था, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही अकाउंट के थे तो बाई ट्रांसफर लिख दिया गया, तो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में और जमा हो गए, 16,000 रुपये हो गए। देन क्लियरिंग के अंदर 3,000 रुपये का चेक उसने पहले दे रखा था, वो भी पास हो गया, तो ये टोटल अकाउंट में 19,000 रुपये हो गए। देन एक चेक मिस्टर ने इशू कर रखा था, तो वो चेक पे हो गया 4,000 रुपये का, बैलेंस 15,000 रह गया। और एक डिमांड ड्राफ्ट उसने इशू कर दिया 6,000 रुपये का, तो अब बैलेंस जो है 9,000 रह गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, बैंक वाउचर के बेस पे कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करता है। एग्जाम्पल के लिए है, मतलब कि बैंकिंग किस प्रकार से होती है, बिल्कुल कोई नया आदमी अगर देखे तो उसको समझ आना चाहिए कि बैंक किस प्रकार से ट्रांजेक्शन मेंटेन करता है। ठीक है, विच अदर अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड बाय ईच ऑफ द अदर एंट्रीज। अब ये तो हो गया मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर ए का अकाउंट ये बैंक ने मेंटेन कर लिया।
लेकिन इन इस एंट्रीज के बेस पे, इन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे बैंक की इंटरनल जो बुक्स चेंजेस होंगी, मतलब इंटरनल बुक्स में भी एंट्रीज होंगी। वो एंट्री किस प्रकार से होंगी, देखो अब पहली एंट्री में उसने कैश जमा कराया था 2000 रुपये, ठीक है, कैश जमा कराया 2000, तो बैंक में क्या हुआ, कैश आया, तो बैंक भी क्या है ना, अपनी बुक्स की कैश ब्रांच कैश अकाउंट के अंदर एंट्री करेगा। मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड, देन कोरस्पोंडिंग डेबिट इज टू बी ब्रांच कैश अकाउंट, और ब्रांच कैश अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखो मिस्टर ए ने पैसा दे दिया बैंक को, पैसा दे दिया बैंक को, अब बैंक के अंदर पैसा आया। अब हमने बात करी थी क्योंकि कैश जो है एसेट्स अकाउंट होता है, जो कि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जब भी बढ़ रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और बैंक के अंदर, बैंक की बुक्स के अंदर कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मिस्टर ए का अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो इस ट्रांजेक्शन ये प्रभाव हुआ कि एक तो मिस्टर ए का अकाउंट तो बैंक को मेंटेन करना ही है, साथ में अपनी इंटरनल बुक्स, क्योंकि कैश उसमें आया तो कैश को भी उनको साथ के साथ मेंटेन करके चलना है। अब होगा क्या, जब जो बैंक ऑफिसर ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ही मिस्टर ए का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ चेक 5000 रुपीज। अब क्योंकि ये नॉन कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन थी, ट्रांसफर की एंट्री थी, तो क्या हुआ, मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि मिस्टर ए को चेक दिया था मिस्टर बी ने, ठीक है, 5000 रुपये का, तो बी का अकाउंट को बैंक डेबिट कर देगा और ए का अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो बी ए अकाउंट इज क्रेडिटेड, कोरस्पोंडिंग डेबिट ऑफ मिस्टर बी अकाउंट विद इन सेम ब्रांच में है, तो हम बस ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, क्रेडिट और डेबिट। देन उसके बाद क्या बात हुई थी, 3000 रुपये का उसको अकाउंट में कैश चेक जमा हुआ, ये बाई क्लियरिंग से 3000 रुपये जमा हुए। तब एक अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमको तो क्योंकि हमारा क्लियरिंग हाउस के साथ भी एक अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है, एक बैंक एक अकाउंट मेंटेन करते होंगे हम क्लियरिंग हाउस से, जहाँ से चेक क्लियर होके आते हैं, तब हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारे मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड, द कोरस्पॉन्डिंग डेबिट इज टू द अकाउंट ऑफ बैंक कंडक्टिंग विद क्लियरिंग हाउस, ठीक है, तो जो क्लियरिंग हाउस के साथ बैंक मेंटेन कर रहा होगा अकाउंट, उसको डेबिट करके हम 3000 रुपये जमा करा देंगे मिस्टर ए के अकाउंट में। देन आउटवर्ड, क्योंकि मिस्टर ए ने 4000 रुपये का चेक दे रखा था, तो वो चेक क्लियर हो गया था। उसके बाद क्या करेंगे, मिस्टर ए ने दिया था, तो मिस्टर ए के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्लियरिंग हाउस के बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर ए अकाउंट इज डेबिटेड, द कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज टू द अकाउंट द बैंक कंडक्टिंग विद क्लियरिंग हाउस, ठीक है। देन डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया था मिस्टर ए ने 6000 रुपये का, तो मिस्टर ए अकाउंट इज डेबिटेड क्योंकि उसने परचेज किया था, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज टू द बैंक इंटरनल ड्राफ्ट पेबल अकाउंट और इंटर ऑफिस अकाउंट, तो क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो है हम ड्राफ्ट पेबल अकाउंट से बनाते हैं, तो ड्राफ्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि बैंक के अंदर डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, और वो भी इमीडिएटली, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक ट्रांजेक्शन एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट होगी, और वो भी इक्वल अमाउंट से, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है, ये बस बैंकिंग के टर्म्स के अंदर है कि बैंक के अंदर अगर बैंक बिजनेस कर रहा है तो बैंक के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन रन होती है। सबसे पहले तो बैंक को सब कस्टमर के अकाउंट को मेंटेन करना है, ठीक है, जैसे मिस्टर ए का अकाउंट है यार, उसके साथ साथ उसने इंटरनल अकाउंट्स को भी डेबिट क्रेडिट करके चलना है। अब इससे फायदा क्या है कि बैंक जब चाहे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, कि वो देख सकता है कि एक दिन में, अगर एक ही दिन में कैश की कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, क्लियरिंग के कितनी ट्रांजेक्शन आई है चेक में, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट कितने सेल या परचेज हुए हैं, तो ये सब बैंक आसानी से देख सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, all debit and credit vouchers related to every saving bank account transactions at the branch are complied and summarized in the saving bank day book, कि मतलब डे एंड के समय में सभी डेबिट्स और क्रेडिट एंट्री जो होंगी, जो जितने भी क्रेडिट डेबिट वाउचर आएंगे, उनको हम एक जगह पे नोट कर लेंगे, मतलब उसकी समरी बना लेंगे, और डेबिट और क्रेडिट की किसके अंदर, सेविंग बैंक डे बुक के अंदर, ठीक है। The grand total of all debits and the grand total of all credit from this day book are then posted to the saving bank control account in the general ledger। और क्या होगा, जब हम सेविंग बैंक डे बुक के अंदर, क्योंकि सेविंग बैंक डे बुक के अंदर हम समरी बनाएंगे ऑल क्रेडिट और डेबिट की, जो भी ट्रांजेक्शन हमने करी है, उसके बाद हम उसको पोस्ट कर देंगे कहाँ पर, सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट के अंदर।
क्योंकि देखो मल्टीपल कस्टमर आएंगे हमारे पास एक दिन में, मान लो 100 कस्टमर आते हैं, 100 कस्टमर की 100 ट्रांजेक्शन, जिसमें कुछ भी मान लो 40 डेबिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट 60 ट्रांजेक्शन है, तब हम इन सबका टोटल को लिख लेंगे सेविंग बैंक डे बुक के अंदर। देन हम इसके टोटल को ही, क्योंकि एक एक एंट्रीज को हम पोस्ट नहीं करना चाहते हमारी हमारी इंटरनल बुक के अंदर, तो हम इन 100 ट्रांजेक्शन के क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल को पोस्ट कर देंगे कहाँ पे, सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इन द जनरल लेजर दिस single entry updates the master ledger with the net movement of all individual saving accounts for the day, allowing bank to maintain a balanced general ledger। तो क्या होगा कि हम इंडिविजुअल सभी कस्टमर की एंट्रीज करने के अलावा के बजाय हम सभी की नेट अमाउंट जो है, मतलब टोटल अमाउंट जो है क्रेडिट की और डेबिट की, इनका टोटल को हम एंटर कर देंगे सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट के अंदर। अब सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट में क्या मेंटेन करते हैं कि ओवरऑल पूरी ब्रांच के अंदर जितना भी सेविंग बैंक के अंदर बैलेंस है उसको रखा जाता है सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट के अंदर, और वहां पर जो ट्रांजेक्शन हुई है क्रेडिट और डेबिट उसको एंट्री कर देंगे, जिससे कि हम हमारे बुक्स को एक बैलेंस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि बैंकिंग के अंदर बैंक जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से करता है, और उसका प्रभाव जो है वो बैंक के इंटरनल अकाउंट्स के ऊपर कैसे पड़ता है। ठीक है, अब इस अकाउंट के साथ आपको इस चैप्टर के साथ आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन। ठीक है, वैसे तो छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन आप इसको क्विकली अगर रिवाइज करना चाहो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, समरी फॉर्म के अंदर चैप्टर रहता है आपका। वीडियो के क्या है ना, वीडियो पढ़ने के बाद आपको इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको रिवाइज जरूर किया करो। उसके बाद आपको मिल जाएगा एमसीक्यू। इस चैप्टर को अगर जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है उसमें रहेंगे आपके लिए।